देख रहे हैं न्यूज़ 24 बजट कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी और ऐसे में एजुकेशन सेक्टर भी आगामी केंद्रीय बजट 2022 से कई उम्मीदें कर रहा है जैसे अन्य क्षेत्र कर रहे हैं। तो शिक्षा क्षेत्र की भी अपनी कुछ डिमांड है। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं। स्कूल कॉलेज काफी प्रभावित हुए हैं, छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है और ऐसे में शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा खर्च से लेकर लाभों के विस्तार तक की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार से समर्थन की उम्मीद लगातार कर रहे हैं और साथ ही शिक्षा के लिए अधिक कोष तकनीक तक पहुंच के मामले में भी समर्थन की उम्मीद है सरकार से। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन टेक कंपनियों के लिए जीएसटी में छूट की भी मांग की जा रही है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र इसका इंतजार कर रहा है कि नया बजट उनके लिए क्या नया रोड मैप लेकर आएगा, क्या उनका विजन होगा। और इसी मुद्दे पर हमारा सवाल आज का है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कोरोना काल में शिक्षा कैसे बेहतर हो, इस पर सरकार क्या करे कि शिक्षा अच्छी हो जाए, इसका स्तर अच्छा हो जाए जो कोरोना काल में खराब हुआ है। दूसरा, बजट से शिक्षा क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं, और ये दूसरा अहम सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय मैं आप सभी का उनसे करवा देती हूं। प्रदीप कुमार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं शारदा यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही कुमार शेखर साहब थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे और आप भी रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर नजर। कुमार शेखर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। को फाउंडर एंड चांसलर शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। श्रीवत्स जयपुरिया साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पद्मश्री टीवी मोहनदास पाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। और प्रोफेसर अतुल खोसला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर शुलूनी यूनिवर्सिटी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ प्रदीप सर, क्या उम्मीद है? अन्य सेक्टर भी कोई ना कोई उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार कोई राहत पैकेज ऐसा मिलेगा कि तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से? देखिए, तो हम ये चाहते हैं कि भाई देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें रिसर्च के ऊपर काफी वेटेज दिया गया है और प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यूनिवर्सिटी का रोल बहुत अहम हो जाता है उसके अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा जो है रिसर्च के लिए बजट एलोकेट हो। दूसरी बात एक और है कि ज्यादातर बजट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाता है। चलिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जयप्रिया सर आपके पास आ रही हूँ। पिछली बार बजट में कटौती की थी सरकार ने, इस बार क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? क्योंकि इस बार तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। एक तो जरूर कोरोना के वजह से काफी शिक्षा संस्थान और स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं पिछले कुछ सालों में, पर उस दूसरी ओर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम जारी है, जो बहुत प्रोग्रेसिव नीति है जो इस सरकार ने बनाई है और ये पहली ऐसी नीति है जो 1986 के बाद आई है। तो अभी जो हम शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से चाहेंगे, ये दो या तीन चीज की हम बजट से उम्मीद कर सकते हैं। एक ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा संस्थान कोरोना से प्रभावित हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन प्रभावित हुई है। तो अभी जीएसटी का जो इनपुट, जीएसटी के जो भी सर्विसेज जीएसटी लगती है उन पे इनपुट क्रेडिट शिक्षा संस्थानों को नहीं मिलता, क्योंकि जीएसटी एजुकेशन पे नहीं लगता है। तो ऑक्सिलरी एजुकेशन सर्विसेज में स्कूल संस्थानों को जीएसटी इनपुट क्रेडिट से कुछ सर्विसेज पे राहत मिलता है, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो हमारी ये मांग है जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि एक तो इन सर्विसेज का दायरा बढ़ाया जाए। आज के दिन जैसे कोविड में सॉफ्टवेयर और दूसरी सर्विसेज भी काफी यूटिलाइज करी जा रही हैं स्कूल से, इन पे अभी भी स्कूलों को जीएसटी देना पड़ता है और इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और दूसरा कि जो ये ऑक्सिलरी एजुकेशन सर्विसेज की राहत स्कूलों को मिलती है, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, उनकी भी मिलनी चाहिए। तो अगर ये होगा तो इससे एजुकेशन का कॉस्ट घटेगा, संस्थानों को भी कुछ राहत मिलेगी और कुछ ये कॉस्ट सेविंग स्टूडेंट्स को भी पास ऑन करी जा सकती है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने एजुकेशन का दायरा काफी बढ़ाया है। एक बहुत अग्रेसिव टारगेट रखा है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाना चाहिए देश का, जो अभी सिर्फ 26% है। तो मोर देन डबल हो रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज डबल हो रहा है और बच्चे भी बढ़ रहे हैं।
तो इसके लिए जाहिर है कि जो आउटले है एजुकेशन का वो बढ़ना पड़ेगा अगले इस साल, चाहे 5 साल में, 10 साल में। आज के दिन 3% ऑफ जीडीपी है, तो हम चाहेंगे कि ये बजट आउटले और बढ़े। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी बात करी है कि प्राइवेट संस्थानों को भी और इम्पोर्टेंस दी जाए और वो भी एक अपना रोल निभाएं इंडिया को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में, ना कि सिर्फ पब्लिक संस्थान ये रोल बढ़ाएं हायर एजुकेशन लेवल में भी और स्कूल लेवल में भी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें। इसका एक जरिया ये हो सकता है कि एक स्कूल वाउचर और हायर एजुकेशनल वाउचर प्रोग्राम चालू किया जाए। देखिए, एजुकेशन की कॉस्ट आज के दिन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सिमिलर है एट अ स्कूल लेवल। बस ये है कि एक केस में सोसाइटी बेयर करती है कॉस्ट, एक केस में पेरेंट या स्टूडेंट बेयर करता है। तो अगर हम ये ऑप्शन दें पेरेंट को या स्टूडेंट को कि सरकार उनको इतना पैसा देगी और वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं उस पैसे को, तो हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को तेजी से बढ़ाने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेजी से करने के लिए और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को चॉइस देने के लिए, ताकि वो अपने लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल लेवल या हायर एजुकेशन लेवल पे, चूज कर सकें जो उनको रिजल्ट दे सके, ये एक ऑप्शन बढ़ेगा। और इससे जो देश के सामने टारगेट रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, ये हम मीट करने में कायम बनेंगे। ठीक है सर, ये आपकी मांग है और ये डिस्कशन भी इसीलिए है कि बजट अनाउंस हो उससे पहले वित्त मंत्री तक आपकी ये मांगे पहुंच जाएं कि शिक्षा क्षेत्र क्या चाहता है, क्या मांगे हैं। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मोहनदास जी आपके पास आ रही हूँ। ये उम्मीद की जा रही है इस बार कि बजट में इजाफा किया जाएगा, जो पिछली बार कटौती की गई थी लास्ट बजट में, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया है, ना सिर्फ जो गवर्नमेंट फील्ड है उन्होंने, प्राइवेट फील्ड ने भी काफ़ी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मांग उठाएं, उससे पहले किस तरह की प्रॉब्लम का सामना किया है इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में, आप वो भी डिस्क्राइब करें। देखिए, ये कोरोना के समय पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि छात्रों को कैसा शिक्षा दे, और स्कूल में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बच्चों को शिक्षा दे सकी, लेकिन सरकार के सेक्टर में स्कूल तो ओपन नहीं थे और टीचर्स भी आते नहीं थे और उनको कोई टैबलेट या कोई स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया। करीब स्टेटों से ये समस्या में बहुत रिसर्च है कि बच्चों को शिक्षा ना मिलने से वो पीछे चल गए हैं, वो पढ़ना लिखना सब भूल गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये डिजिटल डिवाइड जो है वो बड़ी समस्या है देश के आगे, उसके लिए भारत सरकार का कुछ काम करना पड़ेगा। अभी स्कूलों में 26.5 करोड़ छात्र हैं, उसमें करीब 13 करोड़ या 14 करोड़ छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए 10 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन उनको देना पड़ेगा। उनके पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, वो नहीं दे सकते। वो एक स्मार्टफोन या उतना अगर आप खरीदेंगे तो उसको 10,000 रुपया लगेगा, ताकि कि 1 लाख करोड़ उस पर खर्च करना पड़ेगा। PLI स्कीम करके, आत्मनिर्भर भारत स्कीम करके ये करना चाहिए, और उसमें अच्छा मल्टीमीडिया डाल के उनको बहुत कुछ शिक्षा मिल सकता है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से करीब 30-40% इंप्रूवमेंट आ सकता है अगर छात्रों को मिले। ये सबसे बड़ी समस्या है, और हमको पता चला है कि पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों में बहुत जो शिक्षा के लिए गए थे बहुत नुकसान हुए। अभी कॉलेज की समस्या क्या है? कॉलेज की समस्या तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो इम्प्लीमेंट होगी, 5-10 साल लगेंगे, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में एक लिखा गया है कि 50,000 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, नेशनल फंड फॉर रिसर्च करके 50,000 करोड़, और हर साल 10,000 करोड़ देना पड़ेगा। पिछले बजट में बात किया गया लेकिन पैसा नहीं दिया। ये बहुत चाहिए कि हर साल 10,000 करोड़ नॉन लैप्सेबल फंड दे कॉलेज एजुकेशन के लिए, ताकि कि रिसर्च हमारे कॉलेजों में ज्यादा बढ़े। अभी अगले 10 साल में इनोवेशन, रिसर्च, R&D बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और ये पर्पस करना पड़ेगा जहाँ की सब कॉलेजें
एक कॉम्पिटिटिव बेसिस पर बिड करे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर। जैसे किसी ने कहा अभी तो रिसर्च का पैसा सरकार का सब पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट कॉलेज को जाता है, प्राइवेट को कुछ भी नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर भी टैक्स भरती है, प्राइवेट सेक्टर जनता है, प्राइवेट सेक्टर सिटीजन्स है। ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कि सब कुछ सरकार के कॉलेज को ही जाता है। इसलिए एक नेशनल फाउंडेशन चाहिए, इसके लिए सरकार को पैसा बजट में डालना पड़ेगा। मेरा मांग है कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेटिव आइटम्स करना पड़ेगा। दूसरी बात, छोटी छोटी बात है, वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये दो बातें बहुत बढ़िया है। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये जो बात डॉक्टर मिस्टर पाई ने कही है, हम लोग उसी पे बात कर रहे थे कि एक तो ये हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च से बड़ा फोकस हो गया है। आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग या आपकी नैक रैंकिंग के अंदर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च को बहुत प्रमोट किया गया है। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमको रिसर्च पे पैसा डालना है। दूसरी बात क्या है कि जितना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है उसकी री इंजीनियरिंग के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक एक्टिव रोल लेना पड़ेगा ताकि वो टेक्नोलॉजी जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो अपने यहाँ ही डेवलप करें। फ्यूचर लाइज ओनली इनोवेशंस एंड रिसर्च। कोई भी देश की इकोनॉमी बिना रिसर्च इनोवेशंस के कभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ओके कुमार शेखर जी, कोरोना काल में न्यू एक्सपेरिमेंट करने पड़े और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हर कोई वाकिफ नहीं था। उसका प्रेशर पेरेंट्स पे भी पड़ा, यूनिवर्सिटीज़ पे भी पड़ा, स्कूल्स पर भी पड़ा, प्राइवेट सेक्टर पर आया है। अब क्योंकि ये मौका बड़ा है, बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो आपकी मांग क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री से? देखिए, अभी जो बात मोहनदास जी ने कही या प्रदीप गुप्ता जी ने कही, अभी पिछले 2 सालों में बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को करनी पड़ी। बिल्कुल। कोरोना काल होने की वजह से हाइब्रिड मोड और उसके बाद ऑनलाइन मोड आया की अवेलेबिलिटी यदि हम पूरे देश में देखते हैं, हम स्कूलों को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, विश्वविद्यालयों को, सबको साथ लेकर यदि देखते हैं तो मुझे लगता है 90% इंस्टीट्यूशन इसके लिए तैयार नहीं थे, जो अचानक से करना पड़ा। हम लोगों ने कहा ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं था, ये एबनॉर्मल था। अब इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा साथ देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत होगा, प्रधानमंत्री जी ने उसमें 5 आई की बात की थी। पहला आई था इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो इंटेंट तो है, वो हमारी नई शिक्षा नीति में भी दिखाई देता है, अदरवाइज भी दिखाई देता है। अब इंक्लूजन की जो बात है, जो मोहनदास पई जी भी अभी कह रहे थे, उस इंक्लूजन में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वो अपने को उससे अलग पा रहे हैं। और उसकी वजह से समाज में जो दिया जाना है, जिसमें बहुत बड़ा एक रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसे करने के बावजूद भी ना तो उसे एक परमानेंट फीचर बना पा रहा है, और हम लोग वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं जो एक पूरे देश में होनी चाहिए, और इस पे विचार करने की आवश्यकता है। शुलोनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अतुल, मैं आपके पास आती हूँ। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक ऐसा वक्त था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कई जॉब छूट गई थी पेरेंट्स की, बच्चे भी मुश्किल में आ गए थे, आपका भी जो रूटीन सिस्टम था वो बिगड़ा था। किस तरीके की प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपकी डिमांड क्या है वित्त मंत्री से? हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रूरल हिमाचल से हैं, तो नेचुरली जब कोविड हुआ, सब बच्चे घर चले गए, तो शुरू में टेक्नोलॉजी इश्यूज थे। मोहनदास जी ने उन इश्यूज के ऊपर बात की, तो हमने सबको स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स दिए। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा इशू उस वक्त टेक्नोलॉजी का था, क्योंकि यहाँ पे फाइबर नहीं है, तो बैंडविड्थ का थोड़ा चैलेंज था, बट ओवर टाइम हमने उसको सॉल्व किया। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी हैं। फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैं बात करना चाहूंगा 1 मिनट। तो हमारी जो प्रधानमंत्री की जो विजन है, उसमें आई थिंक 2 चीजें हैं। पहला तो है कि इंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दिया जाए, और दूसरा हम इनोवेशन इंडेक्स में कैसे बढ़ें। तो इसके लिए मेरी कुछ 4-5 सुझाव हैं। पहला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर आप हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें सिर्फ हायर एजुकेशन का, आई थिंक जयपुरिया जी ने इसकी बात करी, 26% है आज, 50% का एम है। तो
तो मैंने कुछ कैलकुलेशन की, अगर इसको हमको 50% करना है तो $1 ट्रिलियन चाहिए, $1,000 बिलियन। $1 बिलियन में 7,500 करोड़ होता है, आप जीरोस कर लीजिएगा। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट से नहीं आ सकता, तो प्राइवेट मनी लाना पड़ेगा एजुकेशन में। और ये प्राइवेट मनी कैसे आएगा? अगर ये करंट ट्रस्ट मॉडल हम यूज करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल, मेरे हिसाब से मनी नहीं आ सकता है। तो मेरा पहला तो रिक्वेस्ट है कि हमें ओपन तरीके से फॉर प्रॉफिट एजुकेशन सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए और पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा, अगर हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं फंडिंग चाहिए बैंक से, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या एटलीस्ट जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, एनआरएफ यूनिवर्सिटीज हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मिल सकती है, उसमें आ सकता है, जिससे कि बैंक्स हमें बेटर रेट्स पे और लॉन्गर टर्म्स पे लोन दे सके। दूसरा क्वेश्चन इनोवेशन का है, उस पर 2-3 मेरे सुझाव हैं। पहला तो ये जो रिसर्च फंड बना है 50,000 करोड़ का, जो मोहनदास जी ने बोला, आप उसको सेपरेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ एलोकेट कर दीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी ग्रांट कमेटी में जाते हैं तो पहला बायस जो होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट होता है, वो सारा पब्लिक के पास चले जाता है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के पास। तो आप 50,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दे दीजिए, जिससे कि वो एलोकेट हो जाएगा और उनको मिलेगा। दूसरा, मैं पेटेंटिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो बहुत हमारा प्रोसेस और हमारा एफर्ट जो है पेटेंटिंग के ऊपर है, अगर इनोवेशन करना है, मगर आपको शायद मालूम नहीं होगा, फाइलिंग से लेके पेटेंट ग्रांट होने तक, अगर यूटिलिटी पेटेंट है 4 साल लगते हैं। तो मेरी विनती होगी कि इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाए, अगर ये 2 साल में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे जो है वो पेटेंटिंग करेंगे, कंपनीज बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। और मेरा लास्ट थॉट ये है कि हम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्पेसिफिक स्टार्टअप फंड क्रिएट करें, जिससे कि वो कॉलेज में ही जाके कॉलेज में ही न्यू स्टार्टअप्स बनाएं और मोहनदास जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स बने और देश की प्रगति करें। तो ये मेरे 4-5 सुझाव थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ठीक है सर, ये चर्चा इसलिए भी हमने रखी कि जो आपकी मांग है, जो आपके सुझाव हैं, वो सरकार तक पहुंचे, बजट पढ़ें उससे पहले, बजट पेश हो उससे पहले। तो शिक्षा क्षेत्र की भी अपनी ये खास डिमांड है, मांगे हैं कि जो झटका लगा है कोरोना काल में, इस बार कुछ ऐसी राहत मिले इस बजट में, ताकि प्राइवेट मतलब सरकारी फील्ड के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी उसका मुनाफा हो, फायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट कॉन्क्लेव लगातार जारी है न्यूज़ 24 पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।